अगर किसी भी ड्रग को जितना प्रेस्क्राइब किया गया है उसके अलावा किसी दूसरे अमाउंट में किसी डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए अगर यूटिलाइज किया जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रग एब्यूज। ड्रग को लेने की वजह से हमारे अपने मनोभाव में, हमारे अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। हेलो बच्चों, तो आज हम वापस से बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। टॉपिक आता है ड्रग अब्यूज, और ड्रग अब्यूज वाला टॉपिक बहुत हद तक लार्जली याद करने पे बेस्ड है। ठीक, बहुत ज़्यादा समझने सोचने लायक उसके अंदर कुछ है नहीं, और क्योंकि केवल याद करने लायक है या किया जाता है तो अपने को कहीं ना कहीं याद करने की कुछ ट्रिक टैक्टिक्स अपने को पता हो कि कैसे उसे याद करना है। तो चलो अपन साथ मिलकर के टॉपिक को बनाते हैं आसान। तो बात कर रहे हैं अपन ड्रग अब्यूज के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले अब्यूज होता क्या है? तो अब्यूज कहा जाता है जब अगर किसी भी ड्रग को, ठीक, चाहे कोई भी ड्रग हो, अब्यूज क्या है? तो अपन ने कहा कि इफ एनी ड्रग इज टेकन इन अदर, अपन कहें कि ड्यूरेशन मान लीजिए आप, या अपन कहें अमाउंट अदर देन प्रेस्क्राइब्ड। तो अगर किसी भी ड्रग को जितना प्रेस्क्राइब किया गया है उसके अलावा किसी दूसरे अमाउंट में किसी डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए अगर यूटिलाइज किया जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रग एब्यूज। तो एब्यूज मतलब है गलत तरीके से यूज करना। अब बताती है कि अगर किसी भी ड्रग को एब्यूज किया जा रहा है, गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। जब ड्रग को एब्यूज किया जा रहा है तो आखिर एब्यूज किया क्यों जाता है, उस पर जरा आते हैं। तो देखिए, यहां ड्रग अब्यूज में जितनी भी ड्रग्स आती हैं ये सारी की सारी नार्कोटिक ड्रग हैं। यहां जितनी भी ड्रग आएंगी ये सारी ड्रग बेटा कैसी हैं? नार्कोटिक ड्रग है। तो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, तो जितनी भी नार्कोटिक ड्रग्स हैं उन सब के मामले में कॉमन बात होती है कि इन सबके जो रिसेप्टर्स हैं ये मौजूद होते हैं सीएनएस में। तो अपन ने कहा जितनी भी ड्रग हैं उन सारी ड्रग्स के रिसेप्टर हमेशा कहां पर मौजूद रहेंगे? तो अपने को याद रखना है कि रिसेप्टर हमेशा कहां पर मौजूद होंगे? सीएनएस पर। मतलब कोई भी ड्रग ऐसी पॉसिबल है ही नहीं कि जिसे एब्यूज किया जाए और उसका रिसेप्टर सीएनएस पे ना हो। समझना, अगर रिसेप्टर सीएनएस पे नहीं है तो इसका मतलब है कि उस ड्रग को लेने की वजह से हमारे अपने मनोभाव में, हमारे अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर हमारे बिहेवियर के अंदर ही कोई चेंज नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऐसी ड्रग को कंज्यूम करेंगे ही क्यों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप मान लो नमक है, ठीक, तो नमक भी तो एक तरीके का केमिकल है, पर नमक के रिसेप्टर्स अपने सीएनएस पे नहीं है। तो क्योंकि रिसेप्टर सीएनएस पे नहीं है तो इसलिए अपन नमक को कहीं की एब्यूज नहीं करते हैं। ठीक, जितने मात्रा में खाना है उतना खाया। तो अपन ने कहा कि यहाँ पर जितनी ड्रग हैं वो सारी नार्कोटिक ड्रग हैं, और जितने ड्रग हैं उन सबके रिसेप्टर कहाँ मौजूद हैं? सीएनएस पर। अब ये जो ड्रग्स हैं वापस से इन पे आते हैं। तो जो ड्रग्स हैं ये दो तरीके की हैं। एक तो हमने कहा कि सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक मतलब है जिनको अपन ने क्या किया? लैब में बनाया। और दूसरा अपन ने कहा कि यह है नेचुरल, जो कि अपने को नेचुरल फॉर्म में कहीं ना कहीं से मिलती है। पहले बात कर लेते हैं सिंथेटिक वाले में। एनसीईआरटी में आप देखिए ड्रग्स के 4 पैराग्राफ लिखे हैं। इन 4 पैराग्राफ में से अपन आ जाते हैं चौथे वाले पैराग्राफ पे। चौथे पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ड्रग्स के नाम मिलेंगे। एक तो आपको नाम मिलेगा यहां बार्बिट्यूरेट का, आपको यहां नाम मिलेगा बेंजोडाइजेपिन का, और दूसरी तरफ आपको यहां पर नाम मिलता है एम्फिटामीन का। तो कितने के नाम मिले अपने को बच्चे? 3।
बारबिटूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन करके एनसीईआरटी ने लिखा है। पर मैंने इन्हें दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया? तो पर्पस ये था कि बारबिटूरेट और बेंजोडाइजेपिन जो हैं, इन दोनों को अपन यूज करते हैं इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए। सो दे आर यूज टू ट्रीट इंसोम्निया। एनसीईआरटी लिखती है ना कि ट्रीटमेंट में काम आता है, तो इसे कहाँ यूज किया जाता है? इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में। यानी कि मान लीजिए अगर एक पेशेंट हमसे कंप्लेन करता है कि साहब मेरे को नींद नहीं आती है, तो इंसोम्निया वाले पेशेंट को मैं कौन सी ड्रग प्रेस्क्राइब करूंगा? बारबिटूरेट और बेंजोडाइजेपिन। अब वहीं आती है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन जो है इसे यूज किया जाता है डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए। सो इट इज यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। तो जब भी अगर मान लो कोई भी डिप्रेशन वाला पेशेंट है, तो डिप्रेशन वाले पेशेंट के मामले में अपन यहां पर यूज करेंगे एम्फेटामिन। यानी कि एम्फेटामिन क्या करता है? वो अपने नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, जबकि बारबिटूरेट और बेंजोडाइजेपिन जो है ये अपने नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करेंगे। तो जब भी अगर मान लो इंसोम्निया का कोई पेशेंट है, या अगर मान लो एंजाइटी का कोई पेशेंट है, एंजाइटी मतलब कि घबराहट, तो इन पेशेंट्स को अपन कौन सी ड्रग देते हैं? बारबिटूरेट और बेंजोडाइजेपिन। जबकि वहीं पर डिप्रेशन वाला पेशेंट जिसको हमेशा ही लो फील हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या देते हैं? एम्फेटामिन देते हैं। पर ये जितनी भी दवाइयां हैं ये बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अवेलेबल नहीं होती। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि ये सब के सब हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग और नार्कोटिक ड्रग होने की वजह से ये मेडिकल स्टोर पे मिलती तो है, पर बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मिलेगी नहीं। अब आ जाते हैं इधर नेचुरल पे। नेचुरल में अपन ने कहा कि जितने भी नेचुरल ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स में से ज्यादातर जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स में से ज्यादातर ये आपको मिलती हैं फ्लावरिंग प्लांट से। तो ज्यादातर ड्रग बच्चे अपने को कहां से मिलने वाली हैं? फ्लावरिंग प्लांट से। तो इनमें से ज्यादातर ड्रग्स अपने को मिलती हैं फ्लावरिंग प्लांट से। जबकि वहीं पर इनमें से कुछ, पढ़िए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहती है मोस्ट ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने मोस्ट कहा तो कुछ तो बच गया। तो जो बचे वो अपने को कहां से मिलते हैं? फंजाई से। कुछ अपने को कहां से मिलते हैं? फंजाई से। फंजाई से जो मिलते हैं उनमें एनसीईआरटी में नाम मेंशन नहीं है, पर पुराने क्वेश्चंस के अंदर नाम यूज किया गया है। ड्रग का नाम है एलएसडी। ड्रग का नाम क्या है? एलएसडी। पूरा नाम है लेसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। क्या नाम है? लेसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड यहां पर ऑब्टेन करी जाती है फंजाई से। और ये जो एलएसडी है ये अपने को मिलती है एर्गॉट फंगस से। तो इस फंगस का नाम क्या है? एर्गॉट फंगस कहा जाता है। और अगर आप जानना चाहें कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो नाम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। अब इधर आ जाते हैं मोस्टली जो अपने को कहां से मिली? फ्लावरिंग प्लांट से। अब फ्लावरिंग प्लांट से अपने को जो ड्रग मिल रही है उनमें जरा बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो ड्रग हैं वो तीन तरह की हैं। कितने तरीके की ड्रग अपने को मिलेंगी बेटा? तीन तरीके की ड्रग अपने को मिलती हैं। पहला अपने को मिलते हैं डिप्रेसेंट। पहला कौन मिलेगा? डिप्रेसेंट मिलते हैं। डिप्रेसेंट का मतलब हुआ वो ड्रग्स जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करती हो, हमारे नर्वस सिस्टम को धीमा करती हो, उन ड्रग्स को अपन क्या बोलते हैं? डिप्रेसेंट कहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आपको ड्रग मिलते हैं हेलुसिनोजेनिक। कौन मिलेगा अपने को? हेलुसिनोजेनिक मिलते हैं। तो अपन ने कहा कि अगले जो ड्रग्स हैं वो कैसी होती हैं? हेलुसिनोजेनिक। हेलुसिनोजेनिक उन्हें कहा जाता है जो ड्रग आपको एक अलग ही तरीके की फीलिंग कराए, तो उन ड्रग्स को अपन क्या बोलते हैं? हेलुसिनोजेनिक कहते हैं। और हेलुसिनोजेनिक के बाद तीसरे टाइप के ड्रग अपने होते हैं स्टिमुलेंट। तो तीसरे टाइप के ड्रग को बेटा अपन ने क्या बोला? स्टिमुलेंट। तो कितने तरीके के ड्रग्स अपने को मिले? दो, और अदर तीन, डिप्रेसेंट, हेलुसिनोजेनिक और स्टिमुलेंट, तीन तरीके के ड्रग्स अपने को मिलते हैं। ठीक, अब जरा देखिए एनसीईआरटी के बाहर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक पुराना क्वेश्चन था उसके अंदर अपने काम आएगा।
डिप्रेसेंट और स्टिमुलेंट दोनों नर्वस सिस्टम को या तो स्लो डाउन कर रहे हैं या फिर नर्वस सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ड्रग्स को अपन बोलते हैं साइकेडेलिक। क्या कहा जाता है इसे? साइकेडेलिक कहते हैं। तो इन ड्रग्स को कहा जाता है साइकेडेलिक, या रादर अपन इस सारी कहानी को छोड़ देते हैं, सीधे आ जाते हैं एनसीईआरटी पे ही, कि अपन उतनी बात करते हैं जितना भी एनसीईआरटी से अपना काम है। तो अभी तक अपन ने कहा कि साहब जो ड्रग्स हैं वो 3 तरीके की हैं। अब एनसीईआरटी में हम एक एक करके सारी चीजें बात करते जाएंगे। तो देखिए, हमने कहा ड्रग्स के मामले में एनसीईआरटी ने बच्चे अभी पैराग्राफ लिखे 3। कितने पैराग्राफ लिखे हैं? 3। देखिए, यह आई पहली ड्रग जो कि कहां लिखी है? फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर अपन ने कहा यह आ गया ड्रग्स का सेकंड वाला पैराग्राफ, और यह आया ड्रग्स का थर्ड वाला पैराग्राफ। अपन पैराग्राफ गिनते जाएंगे कौन कौन से पैराग्राफ हैं। तो इनिशियली कितने पैराग्राफ लिखे हैं? 3। चौथे की बात हम बाद में करेंगे। पहले पैराग्राफ में अगर हम बात करें तो पहले पैराग्राफ में जो ड्रग्स दी गई हैं इनको अपन बोलते हैं बेटा ओपिएट्स। पहले पैराग्राफ में जो ड्रग दी हैं इन ड्रग्स को क्या कहा जाता है? ओपिएट्स कहा जाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ वाली ड्रग्स को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? ओपिएट करके अपन नाम देते हैं। ये जो ओपिएट्स हैं, ये जितने भी ओपिएट्स हैं ये सारे के सारे आपको मिलते हैं पेपावर सोमनीफेरम से। किससे मिलेंगे? पेपावर सोमनीफेरम प्लांट का नाम है, तो ये अपने को मिलते हैं पेपावर सोमनीफेरम से। और ये जो पेपावर सोमनीफेरम प्लांट है इस प्लांट को कहा जाता है पॉपी प्लांट। तो पेपावर सोमनीफेरम को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? पॉपी प्लांट नाम दिया जाता है। तो ये पेपावर सोमनीफेरम से मिलते हैं। पेपावर सोमनीफेरम यानी कि पॉपी प्लांट जो है इसको अपन हिंदी में कहते हैं अफीम का पेड़। ये कौन सा पौधा है? अफीम का पौधा है। तो ये जो पॉपी प्लांट है इस प्लांट के लेटेक्स से अपन ने इससे क्या निकाला? लेटेक्स। लेटेक्स का मतलब है कि इस प्लांट के टॉप पे एक सोलन पार्ट होता है, तो वो जो सोलन पार्ट है वहां पे अपन ने कट लगाया। तो जैसे कई सारे प्लांट्स में होता है कि जब प्लांट अगर कट होता है तो कुछ लेटेक्स या रेजिन जैसा निकलता है ना, तो वहां से जो लेटेक्स निकला इस लेटेक्स से आपको ड्रग मिलेगी जिसको आप कहते हैं मॉर्फिन। लेटेक्स से कौन सी ड्रग मिली बेटा आपको? मॉर्फिन। तो यानी कि पहला क्वेश्चन अपना अच्छा बना कि भाई जो मॉर्फिन है वो कहां से मिलती है? तो बोलो प्लांट का नाम क्या होगा? पेपावर सोमनीफेरम। मॉर्फिन प्लांट के किस पार्ट से या कहां से मिलती है? लेटेक्स से मिलती है अपने को। अब ये जो मॉर्फिन मिला, ये मॉर्फिन अपने आप में अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो मॉर्फिन के जो रिसेप्टर्स हैं ये पाए जाते हैं 2 जगह। एक तो मौजूद है सीएनएस में, दूसरा ये पाए जाते हैं जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो रिसेप्टर कितनी जगह पर मौजूद हैं? 2। एक तो सीएनएस में मौजूद हैं, और सीएनएस के अलावा कहां पर पाए जाते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मॉर्फिन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब ये जो मॉर्फिन है ये है क्या? तो अपन ने कहा कि मॉर्फिन जो है डिप्रेसेंट है। मॉर्फिन क्या है बेटा? डिप्रेसेंट है। अगर ये डिप्रेसेंट है देन इट मीन इट विल स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस। तो ये स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शंस को। तो अपने बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको स्लो डाउन कर देना किसका काम हो जाता है यहां पर? मॉर्फिन का। तो मॉर्फिन ने बॉडी फंक्शंस को क्या कर लिया बेटा? स्लो डाउन कर दिया। अब मॉर्फिन जिसने बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर दिया, तो ये मॉर्फिन के बारे में अब देखो चौथे पैराग्राफ से हम पॉइंट उठा के ला रहे हैं। फोर्थ पैराग्राफ में पढ़ें कि मॉर्फिन अपने आप में एक इफेक्टिव पेन किलर है। मॉर्फिन क्या है बेटा? अपने आप में एक इफेक्टिव पेन किलर है। और अगर इफेक्टिव पेन किलर है तो इसका मतलब हुआ कि जो मॉर्फिन है इसको यूज किया जाना चाहिए इन पेशेंट्स ऑफ सर्जरी।
तो मॉर्फिन को बेटा आपने कहाँ यूज करना चाहिए? पेशेंट्स ऑफ सर्जरी। तो जो सर्जरी के पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या यूज कर सकते हैं? मॉर्फिन। ऑब्वियस सी बात है, सर्जरी के बाद पेन तो होगा, और क्योंकि मॉर्फिन अपने आप में बहुत पावरफुल पेन किलर है, रादर जब भी अगर अपनी बॉडी में कहीं पेन होता है तो सबसे इनिशियली क्या करते हैं? डाइक्लोफेनेक वगैरह देते हैं। जब वो काम नहीं करता है तो फिर उसके बाद मॉर्फिन बेस्ड मेडिसिन दी जाती है। हालांकि मॉर्फिन बेस्ड मेडिसिन वापस से बात वही है, नार्कोटिक ड्रग में आती हैं, तो इसलिए बिना प्रेस्क्रिप्शन के अवेलेबल नहीं होती। अब ये जो मॉर्फिन है, अब इस पे आ जाते हैं वापस से। अगर इस मॉर्फिन का हम करा दें एसिटाइलेशन, ध्यान से सुनते जाना, मॉर्फिन का आप क्या करा रहे हैं? एसिटाइलेशन। तो मॉर्फिन का अपन ने क्या कराया? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब है इसके अंदर कौन सा ग्रुप जोड़ना है? एसिटाइल। जब एसिटाइलेशन किया जाएगा तो आपको मिलता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या मिल जाएगा बेटा आपको? डाई एसिटाइल मॉर्फिन मिल जाता है। तो अपन ने कहा कि जो मॉर्फिन है इसको अपन ने जब एसिटाइलेशन कराया तो क्या मिला? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। एंड दिस डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज कॉल्ड एज हेरोइन। इसी को अपन क्या बोलते हैं? हेरोइन, या इसी को क्या कहा जाता है? स्मैक कहते हैं। अब ये जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन यानी कि हेरोइन या स्मैक है, इसके बारे में कहा कि ये जो है कहा कि यूजुअली इसको जो है या तो स्मोक किया जाता है या फिर अपन ने कहा कि इसे स्निफ किया जाता है। तो कहा कि या तो स्मोक किया या फिर क्या कर लिया जाता है? स्निफ कर लिया जाता है। स्निफ मतलब नाक से जोर से खींचना, ठीक? तो कई सारी मूवीज वगैरह में अपन ने देखा होता है। अब ये जो डाइएसिटाइल मॉर्फिन यानी कि हेरोइन है, इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एनसीईआरटी लिखती है। तो देखो आपने मूवीज वगैरह के अंदर देखा होगा, बोलो कलर कैसा होता है? वाइट है, क्रिस्टलाइन है। कैसा होता है? क्रिस्टलाइन है। तो वाइट है, क्रिस्टलाइन है। फिर अगली बात आती है बिटर है। ऑब्वियस ही बात है, ड्रग है, मिठाई थोड़े है। अगर मिठाई होती तो मीठी होती, ड्रग है तो कैसी होगी? कड़वी होगी। तो इसलिए अपन ने कहा कि ये जो है वाइट है, क्रिस्टलाइन है, बिटर है, और ये होती है ओडरलेस। ये कैसी होती है बेटा? ओडरलेस होती है। ओडरलेस का मतलब है कि क्या इसके अंदर कोई स्मेल होती है? नहीं। तो इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, तो इसी वजह से इसको पकड़ पाना भी थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो यहां तक तो अपन ने कंप्लीट किया एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ। एक बार जरा जल्दी से फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के देखो कि फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई सारी बातें अपने को समझ में आई कि नहीं। अगर समझ में आ रही हो तो फटाफट अपन पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। मीनवाइल जरा देखेंगे, एनसीईआरटी ने यहाँ पे आपको ड्रग्स के रिलेशन में टोटल मिलाकर के जो डायग्राम दिए हैं वो दिए हैं 5। 5 में से 3 डायग्राम तो आपके जो है प्लांट के हैं, और एक डायग्राम जो है सॉरी 2 डायग्राम आपके केमिकल स्ट्रक्चर के हैं। भारत के वासी होने के नाते धतूरा तो हम देख के पहचान ही जाते हैं सब लोग। धतूरा के अलावा जो बचे उनमें से जो बड़ा वाला है उसका नाम मॉर्फिन। बड़े वाले का नाम क्या है? मॉर्फिन। या सॉरी बड़े वाले का नाम क्या हो जाएगा आपका? तो बड़ा वाला जो प्लांट है वो पॉपी प्लांट हो गया, और छोटा जो केवल एक पत्ती दिखाई है वो क्या हो गया? यहाँ पर कैनाबिनॉइड हो गया, यानी कैनाबिस सटाइवा का जो है लीफ हो गई। ऐसे ही केमिकल स्ट्रक्चर में बड़ी वाली केमिकल स्ट्रक्चर किसकी है? मॉर्फिन की है, और छोटी वाली केमिकल स्ट्रक्चर किसकी है? कैनाबिनॉइड की। तो अपन ये भी याद रख लें कि यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ के रेफरेंस में अपने को याद रख लेना है कि बड़ा वाला प्लांट का डायग्राम और जो बड़ा वाला केमिकल स्ट्रक्चर है, ये दोनों बेटा किससे बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। आपसे कभी भी ना तो उसका आईयूपीएसी नाम पूछा जाने वाला, ना आपको कभी स्ट्रक्चर बनाने को दी जाने वाली, ना कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर 4 सिमिलर सी स्ट्रक्चर दे दे पूछें।
सिंपली अब तक जो हुआ है एक स्ट्रक्चर दी जाती है और आपसे नाम पूछा जाता है, तो बस आप इतना याद रखो कि बड़ा वाला प्लांट कौन, पेपावर सोमनीफेरम, और बड़ा वाला केमिकल स्ट्रक्चर किसका है, मॉर्फिन का। ठीक, अब यहां पे आ जाते हैं अपन वापस से सेकेंड पैराग्राफ पे। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। देखें जरा, जब आप बात करते हैं सेकेंड पैराग्राफ के बारे में, तो जो सेकेंड पैराग्राफ है ये आपका है बेटा अबाउट कैनाबिनॉइड। तो सेकेंड पैराग्राफ किसके बारे में दिया गया है, कैनाबिनॉइड्स के बारे में दिया है। सो सेकेंड पैराग्राफ इज अबाउट कैनाबिनॉइड। जितने भी कैनाबिनॉइड है ये आपको मिलते हैं प्लांट कैनाबिस सटाइवा से। कौन से प्लांट से मिलेगा बेटा, कैनाबिस सटाइवा प्लांट का नाम है जिससे आपको मिलेगा, और कैनाबिस सटाइवा को अपन बोलते हैं हेम्प प्लांट। तो ये जो कैनाबिस सटाइवा है, अब इसके मामले में देखो कैनाबिनॉइड में छोटा वाला लीफ का डायग्राम, छोटा वाला लीफ का डायग्राम, और छोटा वाला जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ये दोनों इससे रिलेटेड हैं। अब तीसरे पैराग्राफ के बारे में कुछ क्यों नहीं बनाया, वो अभी अपन बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया। तो अपन ने कहा छोटा वाला केमिकल स्ट्रक्चर और छोटा वाला जो लीफ है, ये दोनों चीजें किससे रिलेटेड हैं, कैनाबिनॉइड से। अब ये जो कैनाबिस सटाइवा है, इस प्लांट के अपन लीफ, फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस और फ्लावरिंग टॉप, इनसे अपने को अलग अलग ड्रग्स मिलती है। तो जो ड्रग्स हैं वो अपने को कहां कहां से मिल रही हैं, तो अपन ने कहा प्लांट के अलग अलग पार्ट से अपने को ड्रग मिलती है। रादर मेल प्लांट से अलग ड्रग मिलती हैं, फीमेल प्लांट से अलग ड्रग मिल रही होती हैं। तो हमें जो अलग अलग ड्रग्स मिल रही हैं वो हमें प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलती हैं। कौन कौन सी ड्रग्स हैं, तो आप देखिए ड्रग्स में अगर अपन बात करें तो यहां पे ड्रग्स में आ जाता है गांजा, हशीश, नाम आता है चरस का, मारिजुआना। ये सारी जो ड्रग्स हैं, ये सारी ड्रग आपको यहां से मिलती हैं, और इवन जो हम भांग की बात करते हैं वो भी हमें यहीं से मिलता है। और अब देखिए एनसीईआरटी पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखती है कि ये सारी ड्रग हेलुसिनोजेनिक होती हैं, पर अपने को पता है कि ये सारी ड्रग क्या होती हैं, हेलुसिनोजेनिक हैं। ये सारी ड्रग कहाँ है, कैसी हैं, हेलुसिनोजेनिक होती हैं। तो अपन ने कहा कि सारी ड्रग्स होती कैसी हैं, हेलुसिनोजेनिक हैं। अब हेलुसिनोजेनिक होने के अलावा अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगर आप इन सारी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो इन सब के जो रिसेप्टर्स हैं वो पाए जाते हैं प्रिंसिपली इन ब्रेन। तो अपन ने कहा कि रिसेप्टर्स प्रिंसिपली कहां पाए जाते हैं, ब्रेन पर मौजूद होते हैं। तो रिसेप्टर पाए जाते हैं प्रिंसिपली इन ब्रेन। देखें, आपने कहा कि हेलुसिनोजेनिक है, तो हेलुसिनेशन होती क्या चीज है। तो बच्चे हेलुसिनेशन एक ऐसी कंडीशन को, एक ऐसी अवस्था को कहा जाता है जबकि पर्सन ये क्लेम करे कि ही कैन हियर द साउंड एंड सी द सॉरी ही कैन हियर द लाइट एंड सी द साउंड। पर्सन क्लेम क्या करे, ही कैन हियर द लाइट एंड सी द साउंड। अगर आप देखें तो ये नॉर्मल जो बिहेवियर है उसके अपोजिट बिहेवियर है। तो जब अगर ऐसी कंडीशन हो, या आपने होली वोली के आसपास कभी कभार अपने आसपास पड़ोस में किसी न किसी को भांग भांग खाए देखा होगा, तो उसको लगता है ना अचानक से चार पाई उड़ी जा रही है, रोड पे चलने में दिक्कत होती है, उसको लगता है रोड पूरी हिल रही है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन कहते हैं। तो रिसेप्टर प्रिंसिपली कहाँ मौजूद है, ब्रेन में। मतलब कि रिसेप्टर और भी पार्ट्स में पाए जा रहे हैं, पर ज्यादातर रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, ब्रेन के अंदर है। अब रिसेप्टर्स के बाद अगली बात आती है कि जो कैनाबिनॉइड हैं दे हैव इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इनका इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। तो इनका इफेक्ट कहां है बेटा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। तो अपन ने कहा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इनका जो इफेक्ट है।
अब उस इफेक्ट में होता यह है कि अगर यहां इसकी लो डोज रहेगी, ध्यान दें डोज के बारे में एनसीईआरटी कोई बात नहीं करती है, पर मुझे आगे आपको एक बात समझानी है। लो डोज अगर रहेगी तो ये बीपी को कर देगा कम और हार्ट रेट को भी घटाएगा। वहीं अगर इसकी डोज ज्यादा हुई तो इसे बढ़ा देगा। अब क्योंकि लो डोज पर ये हार्ट के लिए एक रिलैक्सिंग फीलिंग लेकर के आता है, तो इसीलिए जो कैनाबिनॉइड है नाउअडेज दीज आर अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्संस। तो आजकल इनको अब्यूज कौन कर रहे हैं? तो अपन ने कहा कि कुछ स्पोर्ट्स पर्संस जहां पे लंबे समय तक गेम खेलना हो और ज्यादा लंबे समय तक एंड्योरेंस की जरूरत हो, तो वहां पर कुछ स्पोर्ट्स पर्संस इन ड्रग्स को अब्यूज कर रहे हैं। तो अपन ने कहा सेकंड वाला पैराग्राफ किसके बारे में? कैनाबिनॉइड। तो बोलो जरा फिर से, बड़ा वाला प्लांट, बड़ा वाला केमिकल स्ट्रक्चर किसका किसका होगा? ओपिएट्स का। छोटा वाला प्लांट, छोटा वाला केमिकल स्ट्रक्चर किसका? तो ये हो जाएगा कैनाबिनॉइड का। अब आ जाते हैं अपन थर्ड पैराग्राफ पे। तो देखें, जो थर्ड पैराग्राफ है ये है आपका कोका एल्कोलाइड्स का। थर्ड पैराग्राफ के अंदर क्या है बेटा? कोका एल्कोलाइड्स यहां पर आ जाते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ के अंदर आते हैं कोका एल्कोलाइड, जिसके अंदर अपन रखते हैं कोक या क्रैक या कोकेन। किसको रखेंगे? कोक, क्रैक या कोकेन को अपन रख लेते हैं। तो ये जो कोक, क्रैक या कोकेन है उसको अपन ने कहां रखा है? थर्ड पैराग्राफ में। अब देखिए, ये जो कोका एल्कोलाइड है तो ये सारे के सारे आपको मिलते कहां से हैं? तो अपन ने कहा कि कोका एल्कोलाइड जितने भी हैं ये सारे आपको मिलते हैं एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से। कौन से प्लांट से मिलेंगे? तो बच्चे प्लांट का नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। अब देखिए, ये जो एरिथ्रोजाइलम कोका है दिस प्लांट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। ये प्लांट बेटा नेटिव कहां का है? साउथ अमेरिका का। अब जरा देखो, इस प्लांट के बारे में एनसीईआरटी ने ना तो कोई डायग्राम दिया है ना इसकी कोई केमिकल स्ट्रक्चर दी, क्योंकि प्लांट कहां का है? साउथ अमेरिका का। एनसीईआरटी कहां की? इंडिया की। तो ऐसे करके अपन याद रख सकते हैं कि अगर ये प्लांट है साउथ अमेरिका का और एनसीईआरटी है इंडिया की, तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटी ने कहा कि यार ये तो विदेशी प्लांट है, तो अपन इसका फोटो क्यों छापें? तो इसका फोटो छापा नहीं। तो अपन ने कहा कि साउथ अमेरिका का नेटिव कौन है? एरिथ्रोजाइलम कोका। और ये जो एरिथ्रोजाइलम कोका है इससे अपने को क्या मिलता है? कोका एल्कोलाइड यानी कि कोक, क्रैक या कोकेन अपने को मिलते हैं। तो कोकेन वगैरह किससे मिलेंगे? एरिथ्रोजाइलम कोका से। अब ये जो है इसका किया जाता है ओरल इंजेक्शन। क्या किया जाता है? ओरल इंजेक्शन, यानी कि खाया या फिर ड्रिंक्स वगैरह के साथ इसे कंज्यूम किया जाता है। एंड इट इंटरफियर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। ये इंटरफियर करता है, और इंटरफियर किसके साथ करता है? तो अपन ने कहा इंटरफियर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। अब साहब डोपामीन क्या है? तो डोपामीन जो है ये अपन कहेंगे कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है अपने सीएनएस का। तो डोपामीन क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहां पर है? तो अपन ने कहा कि इट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सीएनएस। यानी कि अब आप कहानी को कुछ ऐसे समझो कि डोपामीन जो है वो अपने ब्रेन का या अपने सीएनएस का ब्रेक है। आपके स्कूटी में एक तो एक्सीलरेटर होता है, एक ब्रेक होता है। तो अपने ब्रेन के मामले में जो एक्सीलरेटर है वो होता है एसिटाइलकोलिन, और ब्रेक कौन होता है? डोपामीन। तो मतलब कि धीमा करके रखना, स्लो डाउन करके रखना काम किसका है? डोपामीन का। इसके अलावा डोपामीन क्या है कि एक हैप्पीनेस हार्मोन भी अपन बोलते हैं, ठीक। तो अपन ने कहा कि इसने क्या किया? डोपामीन का
जो ट्रांसपोर्ट था उसको जो है ब्लॉक कर दिया या उसे इंटरफियर किया। जब इसने डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफियर किया तो इसकी वजह से ये क्या लेकर के आता है, सेंस ऑफ यूफोरिया। क्या लेकर के आएगा बेटा, सेंस ऑफ यूफोरिया लेकर के आता है। तो अपन ने कहा कि ये लेकर के आता है सेंस ऑफ यूफोरिया। अगर आप देखें तो ये जो कोकेन है और कोका, कोका मतलब आपको कोका कोला याद आ रहा होगा, दोनों का आपस में कनेक्शन है। ठीक, कभी आराम से नीट के बाद एक बार सर्च करके देखना, तो दोनों का आपस में है एक कनेक्शन, तभी इसका नाम है ऐसा। तो अपन ने कहा कि ये क्या लेकर के आएगा, सेंस ऑफ यूफोरिया। सेंस ऑफ यूफोरिया का मतलब क्या है, एक ऐसी कंडीशन जबकि हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लगता हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ यूफोरिया। तो मतलब यूफोरिया का मतलब क्या हुआ कि यह है फीलिंग ऑफ वेलनेस, यानी कि जब पर्सन को ये लगने लगे कि मेरे आसपास सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, यूफोरिया कहेंगे। मतलब कि यूफोरिया में आदमी दुखी है कि खुश, तो आदमी खुश है ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहां पर हुआ ओवरडोज, अगर डक का क्या हो गया, ओवरडोज, तो अगर ये ओवरडोज हुआ तो जरूरत से ज्यादा अगर आदमी खुश, तो बोलो जरूरत से ज्यादा खुश आदमी पागल हो जाता है कि नहीं? यस, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खुश आदमी पागल हो जाएगा, तो इसलिए ओवरडोज करने पर ये क्या करा देता है, हेलुसिनेशन। तो बोलिए, क्या थर्ड वाले पैराग्राफ का कोई भी डायग्राम, केमिकल स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने दी है? नहीं, इसका कोई भी डायग्राम या केमिकल स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने दी नहीं है। अब आ जाते हैं अपन यहां पे फोर्थ वाले पैराग्राफ पर। तो अब बात करते हैं अबाउट फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ में अगर आप देखें तो एक तो नाम लिया है धतूरा का, बाकी नाम हम पहले बात कर चुके हैं, और दूसरा यहां नाम लिया है एट्रोपा बेलाडोना का। कितनों के नाम लिए? दो, एक धतूरा, दूसरा कौन, एट्रोपा बेलाडोना। ये जो धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना है, इन दोनों को यूज किया जाता रहा है फोक मेडिसिन में। सो दे हैव बीन यूज्ड इन फोक मेडिसिन। फोक मेडिसिन का मतलब क्या हुआ, दादी नानी के नुस्खे, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोक मेडिसिन। यानी कि आसपास जो भी दवाइयां प्रचलित हैं तो उसमें धतूरे का प्रयोग किया जाता रहा है, या अपन ने कहा एट्रोपा बेलाडोना का प्रयोग किया जाता रहा है। न केवल फोक मेडिसिन में बल्कि इनका यूज किया गया है बेटा रिलीजियस सेरेमनी में। कहां यूज किया गया है, रिलीजियस सेरेमनीज के अंदर इनको यूज किया गया है। तो अपन ने कहा कि इन्हें कहां पे यूज किया है, रिलीजियस सेरेमनीज में। तो कुल मिलाकर के इतनी बात एनसीईआरटी ड्रग्स के बारे में करती है। अब अगर आप देखें तो फिर इसके बाद एनसीईआरटी बात करती है स्मोकिंग के बारे में। तो निकोटीन का यूज कितने टाइम से हो रहा है, 400 साल से। निकोटीन को ओरल इंजेक्शन है या अपन कहें कि इनहेलेशन है, स्निफिंग है, कई सारे तरीके से लिया जाता है। निकोटीन जाकर के स्टिमुलेट करता है एड्रिनल मेडुला को, और वहां से सेक्रीट क्या कराता है, एड्रेनलिन, जो कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। स्मोकिंग की वजह से एनसीईआरटी कहती है थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर एंड कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, स्पेशली याद रखना क्योंकि जनरली हम इस चीज को भूल जाते हैं। तो ये कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर भी कराता है। तो इतनी बातें एनसीईआरटी ने की थी ड्रग्स के बारे में। अब अगर आप चाहते हैं कि हम और भी हालांकि वीडियोस लेकर के आएंगे, पर अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उन टॉपिक्स के नाम लिख सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पे हम चाहते हैं कि हमें स्वीट एंड शॉर्ट एकदम छोटा सा एक वीडियो मिल जाए जिससे मेन बात अपने को पूरी समझ में आ जाए। तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, या अगर फिजिकली मिलना हो तो अपन मिलेंगे अनअकैडमी कोटा सेंटर पे।